नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक मिश्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, पेट एग्जाम के लिए हम लोग अपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में आज बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो संविधान से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने भारतीय संविधान सभा के बारे में जिक्र कर लिया है। संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बतला चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि देश के लिए जो संविधान निर्माण करने की बात थी उसको संविधान सभा के जरिए किया गया। इसकी सबसे पहले अगर हम लोग दर्शन की बात करते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के अंतर्गत किया गया। इसके साथ में वास्तविक रूप में अगर औपचारिक मांग की बात करते हैं तो 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के जरिए किया गया। इसके बाद में संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में। इन सभी की बात हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख भी सकते हैं और इसके साथ साथ में आपको देखना है यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। संविधान सभा में इलेक्शन कब होता है तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के जरिए उसके अनुसार 296 सीटों के लिए इलेक्शन होता है और इसमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 208 सीटें मिलती हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग को इसमें 73 सीट मिलती हैं, जबकि कुल सीटों की संख्या इसमें कितनी थी, 389 थी। कुल सीट इसमें 389 थी। ब्रिटिश भारत से 292 सीटें थी और इसके अलावा चीफ कमिश्नरी से 4 सीटें आनी थी। यहां पर चीफ कमिश्नरी का नाम आपको ध्यान रखिएगा, कौन कौन से चीफ कमिश्नरी होती हैं। तो चीफ कमिश्नरी की संख्या यहां पर पहली चीज ध्यान रखिएगा 4 थी। यहां पर कौन था, एक दिल्ली था, इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं। कुर्ग था, यहां पर इसको हम लोग सी से कर सकते हैं। बलूचिस्तान था तो यहां पर इसको बी से कर सकते हैं और अजमेर मारवाड़ है तो इसको हम लोग ए से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग 4 चीफ कमिश्नरी की बात करेंगे तो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ए बी सी डी ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। ए से क्या देखेंगे तो अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र आएगा। इसके साथ बी से क्या होगा, बलूचिस्तान। सी से क्या होगा, कुर्ग। और डी से क्या होगा, दिल्ली। तो यहां पर 4 जो चीफ कमिश्नरी थे उनका नाम इस तरीके से है। अब चुनाव की स्थिति की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, केवल आप ध्यान रखिएगा सर्वाधिक सीटें किसको मिली हैं। तो 208 सीटें कांग्रेस को और इसके बाद सेकंड पोजीशन पर था मुस्लिम लीग, जिसको सीटों की संख्या कितनी थी, 73 सीटें इसको प्राप्त हुई थी। ये बात आपने समझ लिया है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों को चुना गया था। कैसे हुआ था सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्टली और इसके साथ साथ में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को यहां पर चुना गया। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिसको हम भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, तो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका निर्वाचन पहली बार कहां से हुआ था, पूर्वी बंगाल से हुआ था। और पूर्वी बंगाल का मतलब है कि आज का जो है बांग्लादेश जो है यही था पूर्वी बंगाल। अब यहां से हुआ था, लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। इसकी स्थिति जो है वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के रूप में चला गया। तो अंबेडकर को दूसरी बार बंबई के पुणे सीट से इनको लड़ाया गया था। तो सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कहां से चुनाव लड़कर आए हैं, तो ध्यान रखिएगा पुणे सीट लगाइएगा, महाराष्ट्र से लड़ करके आते हैं। इसके अलावा पहली बार कहां से लड़े हैं तो वो पूर्वी बंगाल आप लगाइएगा, जो कि आज का वर्तमान का बांग्लादेश है। अब इसके बाद देखिएगा संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, तो 15 महिला थी इसमें से, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या 15, और इसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम क्या था, इनका नाम था बेगम एजाज रसूल, इनका नाम था। तो 2 पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा, महिला सदस्यों की संख्या कितनी 15, और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है, तो उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। इसके बाद संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, तो 26 थी। इसके अलावा संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी की संख्या कितनी थी, 33। 1947 में भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या हो गया, पुनर्गठन किया गया, चूंकि भारत एक अलग देश बना और पाकिस्तान एक अलग देश, दोनों के लिए संविधान सभा भी अलग अलग हो गई। संविधान बनाने की जो सभा थी दोनों की अलग अलग हो गई, तो उसका फिर से पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 324, जो कि अब पहले कितनी थी, 389 थी। मुस्लिम लीग केवल 73 सीट पाने के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो गई और इस कारण उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया और संविधान सभा की जो पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं वो उपस्थित नहीं हुए हैं। तो आप बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं है और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल थे। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए अगले पॉइंट में, तो यहां पर आपको दिया है संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। इसमें अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो एच.सी. मुखर्जी ही यहां पर भी उपाध्यक्ष बने रहे। दूसरे दिन यानी कि एक दिन और बीता, 13 दिसंबर 1946 को यहां पर प्रस्तुत किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसको ध्यान रखिएगा, तीसरी बैठक संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया। और ध्यान रखिएगा संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 22 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उसी में थोड़ा बहुत संशोधन करते हुए वर्तमान की जो प्रस्तावना हमारे संविधान की है उसी को शामिल किया गया है। इसके अलावा 22 तारीख से एक चीज आप और ध्यान में रख सकते हैं, 22 तारीख को 22 जनवरी को इसको एक्सेप्ट किया गया है। 22 जुलाई 1947 को हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया था। और झंडा समिति की अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लगाना है, जेबी कृपलानी आपको नहीं लगाना है। इसके बाद में प्रारूप समिति जो है वो प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें आप देखिए तो संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था और इसमें इन्होंने कुल 243 अनुच्छेद को शामिल किया, 13 अनुसूचियां थी और इसी पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। यहां पर सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, टोटल सदस्य अगर पूछा जाएगा तो 7 आंसर लगाना है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अलावा पूछा जाए तो 6 लगाना है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से इसमें सदस्य शामिल थे। बी.आर. अंबेडकर थे, ये अध्यक्ष के रूप में ही थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे। इसके अलावा बी.एल. मित्र थे। बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके बाद एन. माधव आए इनके स्थान पे और डी.पी. खेतान इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। अब यहां पर आप देखिए तो संविधान सभा बना, संविधान से जितने भी कार्य थे उनके अलग अलग कार्यों को संचालित करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। उनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को हम लोग कहते हैं पांडुलेखन समिति, यानी कि रफ कमेटी जो था वो यही था।
और ज्यादातर जो काम थे इसके प्रारूप समिति के, हालांकि नाम के लिए बहुत सारे सदस्य इसमें शामिल थे, जो 6 सदस्य आपने देखे हैं, लेकिन ज्यादातर काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता माने जाते हैं। दूसरा एक सवाल आता है कि भारत पूरे विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको कहते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। और केवी राव थे। केवी राव ने कहा था कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के पिता ही नहीं बल्कि इनकी माता के रूप में भी इनको जाना जाना चाहिए। ये बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। प्रारूप समिति के अलावा भी बहुत सारी समितियां बनाई गई, उसके अध्यक्ष आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे संघ शक्ति समिति है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां से आप देखिए संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो इसी के आधार पर आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे यहां पर संघ है, यहां पर संघ है, दोनों जगहों पर संघ है, तो इसका मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां पर दोनों जगहों पर आ गए। इसके अलावा देखिए प्रांतीय संविधान समिति है, तो प्रांतीय संविधान समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति से संबंधित भी हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये नाम दिया गया है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांत का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्र, और इन सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए, एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इस प्रांतीय संविधान समिति के साथ में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को जोड़ करके याद रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया है। इसके अलावा प्रक्रिया समिति की बात करेंगे तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और कार्य संचालन समिति में डॉक्टर के एम मुंशी हैं। इसके अलावा राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और इसके अलावा 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारतीय जनता के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। इस बात की जानकारी आपको कहां से मिलती है, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उससे किस तारीख का बोध होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर किस तारीख को संविधान सभा में देश की जनता ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया है। यानी कि संविधान जो है हमारा ये पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। किस तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरीके से सवाल अगर आ जाए कि लागू कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे तरीके से लागू कर दिया गया था। 2 तारीख आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो 12, और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखेंगे तो संविधान सभा की जो 12वीं बैठक थी यही आखिरी बैठक थी, और ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, और भारत के संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया जाता है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ आपको दिए गए हैं, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज में चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक होता है। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज की जो डिजाइनिंग किया था वो पिंगली वेंकैया है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में। और आप जानते हैं 1945 को ही 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संविधान सभा या यूं कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार जो है वो पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती थी। संविधान सभा जो है वो पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती थी और संविधान सभा के रूप में भी काम करती थी। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया और हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र होता है। और भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव ने हमारे देश के संविधान के निर्माण में काफी योगदान दिया था। इसके अलावा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बी.एन. राव ने भारत के संविधान के अलावा किस देश के संविधान को बनाने में योगदान दिया है, तो वो म्यांमार के संविधान को बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारूप समिति ने ही भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और इसके अलावा तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय गान जो होता है वो जन गण मन होता है और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत जो होता है वो वंदे मातरम होता है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और इसमें जो खर्च आए थे तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। ये विचार जो है वो अरस्तु से प्रेरित था। उसने पॉलिटिक्स की रचना से पहले 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो ये जो विचार आया था संविधान के अलग अलग देशों के संविधान से जानकारियों को इकट्ठा करना, वहां के अनुभवों को लेना, तो ये सारी बातें अरस्तु के दर्शन से प्राप्त होती है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस होती है। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान सभा को विघटित कर दिया गया और इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2015 से हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संभवतः 125वीं जयंती थी, उसी के अवसर पर मध्यरात्रि में इसको शुरू किया गया था। झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है और शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके परीक्षाओं के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इन सभी बातों की हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। साथियों, इसके अलावा कुछ दिवस आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट दिख सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने साइन किया था? जो मूल संविधान बनकर के निकला था तो उस पे कितने सदस्यों ने साइन किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 284 ने साइन किया था। संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ था और अंतिम हस्ताक्षर जो था वो फिरोज गांधी का है। तो संविधान पर प्रथम और सबसे ऊपर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर होना था, इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू जी के हस्ताक्षर के ऊपर और 8वीं अनुसूची के नीचे कम जगह होने के कारण उसी में तिरछा हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर 8वीं अनुसूची के बाद 11 पेजों में हुआ है। तो ये बहुत जो बातें हैं ये आपके लिए रोचक हो सकती हैं, आपके लिए जान करके अच्छा लग सकता है कि इस तरीके से भी, जैसे हम लोग कभी कभी स्थान नहीं बचता है अपनी नोट्स में, कॉपी में, तो वहां पर भी हम लोग एडजस्ट करके लिख लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके की कंडीशन वहां पर भी बनी थी। राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, अब्दुल कलाम का आजाद के हस्ताक्षर जो है वो उर्दू में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। गांधी जी का हस्ताक्षर इसमें नहीं है, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। संविधान सभा पर फोटोग्राफी का कार्य जो है वो देहरादून की भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया था। जितनी भी फोटोग्राफ्स आप देखते हैं संविधान सभा के, तो वो किसने किया था? देहरादून का संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है उस पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने
इसको अपने हाथों से लिखा था कैलीग्राफी स्टाइल में। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात है, भारतीय संविधान को अमेरिकी संविधान के संरक्षण के तर्ज पर हीलियम गैस है, हीलियम गैस की पेटी में रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन रिसाव की समस्या बने रहने के कारण वर्तमान में इसको कहां पर रखा गया है, नाइट्रोजन गैस की पेटी में इसको रखा गया है। इसके साथ में रायजादा के द्वारा संविधान लिपिबद्ध करने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा था। संविधान लिखने का मानदेय रायजादा को नहीं दिया गया था, इसलिए संविधान के अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इनके पिता का नाम यहाँ पर उल्लिखित है। संविधान पर पेंटिंग जो है, जो अलग अलग आप देखते हैं, कभी आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर जो आपको किनारे किनारे बॉर्डर मिलेंगे, तो वहां पर कई सारी कलाकृतियां हैं। तो वो सारा किसने किया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। वैदिक काल के गुरुकुल का दृश्य दिखाया गया, राम सीता लक्ष्मण के वनवास से घर वापस आने का दृश्य है, गौतम बुद्ध और महावीर का जीवन चरित्र है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय महत्व के दृश्य थे उन सभी को वहां पर दर्शाया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? ये अच्छा सवाल है, बहुत बार आपसे पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और संविधान, भारतीय संविधान में 1,46,385 शब्द हैं। ये भी सवाल आपको एक बार आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था, कितने इसमें शब्द हैं? तो भारतीय संविधान में 1,46,385 ये अंग्रेजी के शब्द काउंट किए गए हैं। 1,46,385 वर्ड्स हैं। पंडित नेहरू संसदीय गणतंत्री समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे। संविधान का हिंदी भाषा में जो प्राधिकृत का पाठ है वो 58 संविधान संशोधन 1987 से उपलब्ध करवाया गया है, मूल रूप में इसको अंग्रेजी में ही। अब इसके बाद देखेंगे तो भारतीय संविधान में आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, तो संघ और राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 है, इसका प्रावधान संविधान के भाग 1 में किया गया है। और इसी में से संविधान का जो पहला भाग है, पहला भाग, और उसमें आर्टिकल नंबर 1 है, तो वहां पर प्रावधान आपको किया गया है कि भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं इनका विशेष प्रावधान किया गया। और भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब है यहाँ पर जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जिक्र आपको कहां पर मिलता है? संविधान के संविधान के भाग 1 में मिलता है। और आर्टिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो संघ शब्द जो है, फेडरेशन और यूनियन, ये दोनों संघ के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों का अंतर अलग अलग होता है। जब हम लोग बात करते हैं फेडरेशन का, तो फेडरेशन का मतलब होता है यहाँ पर, फेडरेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जितने भी राज्य हैं, राज्य का मतलब जैसे यूपी, एमपी, बिहार इस तरीके से हैं, तो राज्य जो हैं इनको संघ से अलग होने का, संघ से अलग होने का अधिकार होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जहां पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पर अलग होने का अधिकार नहीं होता है। यहां पर जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 1 में ही आपको देश के 2 नाम देखने को मिलते हैं, भारत अर्थात इंडिया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यूनियन शब्द जो है वो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ये हम लोगों ने संविधान के सोर्स में भी बात किया था कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले जितने भी प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी कहां से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। तो यहाँ पर यूनियन शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसके 2 मतलब निकलते हैं। कौन कौन सा है? कि संघ जो है, संघ और राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट, ये 2 अर्थ निकल करके आते हैं जो कि आपको आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द दिया गया है।
16वें संविधान संशोधन 1963 के अनुसार अगर किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और भारतीय संघ के लिए दो नामों का प्रयोग किया हुआ है, इंडिया और भारत। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और आगे बढ़ाएंगे तो नॉट फेडरेशन। इसके बाद देखेंगे तो भारत का जो प्राचीन नाम है यह देश की एकता अखंडता की अभिव्यक्ति होता है। इंडिया जो है वो आधुनिक नाम है और विश्व में भारत जो है वो इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि आप इस पर लगातार बहस भी देख रहे हैं कि भारत का नाम जो है वो भारत पुराना वाला ही होना चाहिए। इंडिया जो है वो अंग्रेजी कल्चर से आया है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस नाम को कहीं न कहीं चेंज करने की एक आहट दी गई है और उससे हो सकता है कि आगे चल कर के देश का नाम परिवर्तित हो। लेकिन फिलहाल अभी आप इसी बात को समझेंगे, एग्जाम में आएगा तो यही आप करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत इंडिया के नाम से जाना जाता है। सभी संधि और समझौते जो हैं वो इंडिया के नाम से होते हैं। इसके अलावा भारतीय संघ जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। अर्थात राज्यों का विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। संसद जो है वो राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अमेरिकी संघ जो है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, न तो राज्यों का विनाश हो सकता है न ही संघ का विनाश हो सकता है, अर्थात संघ और राज्य दोनों का विनाश नहीं होता है। अब यहां पर देखिए दो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको दिए गए हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आप समझिए। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद के द्वारा भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवाया जा सकता है। जैसे कि हमारा संघ पूरा बना हुआ है, इसमें अगर नए को प्रवेश करवाना है जो पहले से मौजूद हैं उसको अगर भारतीय संघ में शामिल करना है तो वहां पर आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। और अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों की स्थापना करना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, तो वहां पर आपको आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना है। दोनों में अंतर आप समझिएगा कि जो 2 आर्टिकल है, पहले से कोई राज्य बना हुआ है वो भारतीय संघ में शामिल नहीं है, उसको भारतीय संघ में शामिल करना, ये कौन सा होगा? 2 आर्टिकल। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अगर करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, तो यहां पर यूज होता है आपका आर्टिकल 3। तो 2 और 3 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरे में नया नया बनाया जाता है और 2 में क्या होता है, बना है पहले से लेकिन भारतीय संघ में शामिल नहीं है। तो 2 और 3 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आपको आर्टिकल 1 जो ये भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें राज्य भी आते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं और इसके अलावा अर्जित किए गए भागों को भी इसी में शामिल किया जाता है। 2 में आपको क्या दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। और इसके अलावा आप देखेंगे तो नए राज्यों को संघ में शामिल करना, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति होती है। और यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा भी हुआ भी है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने का मतलब क्या होता है, जो राज्य भारतीय संघ में पहले से विद्यमान है, अब इसके बाद में आप देखें भारतीय संघ में अगर शामिल नहीं है तो 2 और नए को अगर बनाना होगा तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 3 वाला आर्टिकल आपको यूज करना है। नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति जो पहले से ही स्थापित है लेकिन भारतीय संघ में शामिल नहीं है, अर्जित क्षेत्र होता है। जैसे आर्टिकल 2 के एक क्लॉज में अगर देखेंगे तो सिक्किम को संघ के साथ संयुक्त किया जाना, सिक्किम में जो है वो चोंग्याल वंश का शासन था, सिक्किम स्वतंत्र राज्य था और इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया है। दो चीजें आपको आती हैं, 35वां और 36वां संविधान संशोधन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तारे सितारे जितने लगाने होंगे उसको लगा लीजिएगा। 36वें संविधान संशोधन 1974 में इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके अलावा पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 में इसको पूरी तरीके से राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल 2 में संसद द्वारा अर्जित क्षेत्र नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है, संसद के पास होता है। विदेशी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने, नए राज्यों की स्थापना करना। अब इसके बाद आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में अगर परिवर्तन करना है
तो यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल 3 का। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब नए राज्यों के निर्माण करने का मतलब क्या है, जैसे एक कोई राज्य पहले से है उसको काट करके कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे राज्य में शामिल कर दिया जाए, या एक ही राज्य को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो ये भी क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक क्या होता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से। राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें विधेयक ऐसा अगर कोई है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसको संसद में पेश किया जाएगा, और जिस राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन करना है उस राज्य के राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में अनुमति के लिए भेजा जाता है। इसके बाद में अगर राज्य विधानमंडल अनुमति दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो भी संसद उस राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। भारत के राजनीतिक मानचित्र का निर्धारण संसद करती है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक नहीं होती है। तो यहाँ पर जरा एक बार फिर से इस बात को समझिए कि अगर किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो सबसे पहली बार इसका विधेयक जो आएगा वो संसद जानते ही हैं कि ये आएगा, और संसद में आने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति फिर क्या करेगा कि जिस राज्य से संबंधित मैटर है उस राज्य में भेजेगा, एक निश्चित समय सीमा उसको देगा, और निश्चित समय सीमा में उसको करना पड़ेगा कि आप सहमत हैं कि नहीं हैं। अब राज्य विधानमंडल अगर सहमत है तो अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो राज्य को सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसी बात की व्यवस्था आपको आर्टिकल 3 में की गई है। साथियों, इसके आगे की जितनी भी बातें होंगी ये हम लोग अब अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोगों की बातें बस यहीं तक हैं। अच्छे तरीके से तैयार करिए। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर उसको ज्वाइन करिए। अच्छे तरीके से जितनी भी चीजें आपको समझाई जा रही हैं उसको समझिए, और अगर कहीं पर भी जरा सा भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो डाउट आपका अगली क्लास में हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।